नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज एक बार फिर से बात अवैध खनन की। जी हां, सवाल यही है कि खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? आखिर क्यों बेलगाम है खनन माफिया? क्यों मध्य प्रदेश सरकार के दावे इन तस्वीरों के सामने फेल नजर आते हैं? होशंगाबाद में रेत के अवैध खनन के लिए फायरिंग हो गई, खुलेआम हथियार लहराए गए। आरोप है कि बिना रॉयल्टी अदा किए यहां से ट्रक लोड कराए जाते हैं और ट्रक न भरने पर जान से मारने की धमकी मजदूरों को भी दी जाती है। हैरानी इस बात की है कि यह खबर होशंगाबाद से निकलकर पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई, लेकिन होशंगाबाद पुलिस फिर भी बेखबर रही। ऐसा क्यों हुआ? चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार अवैध खनन पर लगाम लगाने के कितने भी दावे क्यों ना कर ले, लेकिन खनन माफिया का हौसला जरा भी कम नहीं हो रहा। होशंगाबाद में खनन माफिया की दहशत एक बार फिर बेपर्दा हुई। ये तस्वीरें हैं होशंगाबाद की तवा नदी की। तवा नदी में रेत के अवैध खनन को लेकर रेत माफिया और मजदूरों के बीच घमासान हो गया। खुलेआम हथियार लहराए गए, फायरिंग की गई। तस्वीरें गवाह हैं कि रेत के लिए माफिया हर कीमत चुकाने को तैयार है। रेत के लिए हाथ में राइफल है, पिस्तौल है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गालियां दे रहा है, हंगामा है, हैरानी है, अगर नहीं है तो कानून का डर। सर 4 फायर हुए सर। मैंने खुद मेरा वीडियो बना रहा था, मुझे गोली मार देंगे बोले। अगर आपने बोले अगर वीडियो बनाया तो उनके अधिकारी जो भदौरिया वगैरह है उन लोगों ने बोला मुझसे। हमारे दोस्तों को लगी चोट, मतलब एक संतराम रोडमल, इन लोगों को हाथापाई करके मारी, पैरों में हाथों में चोट आई। मुंह की नाल से उनके मुंह में मारा तो मुंह में लगी है। गोली लगी किसी को? गोली नहीं लगी। स्थानीय लोगों ने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को बनाने के लिए उन्हें जोखिम का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इस तस्वीर को सामने लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ अवैध खनन का खेल बंदूक की नोक पर चल रहा है। मामला ये है सर कि हम लोग यहाँ रेत खदान में काम करते हैं और यहाँ पे क्या है कि 2-3 ठेकेदार है। तो ये माखन मिनरल्स वाला है, ये विदाउट रॉयल्टी टोकन से गाड़ी भर पाता है। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ गाड़ी मत भर, हमारी लेबर गाड़ी भरेगी। तो उन लोगों ने सब हमको मना किया और उनकी बंदूक की नोक पे लेबरों से गाड़ी भरवाते हैं। और जबकि ना गाड़ी वाले के पास टोकन है ना रॉयल्टी है। 7,000 रुपये लेते हैं, गाड़ी अंदर भेज देते। 20-50 गाड़ी हमने अभी भगाई, जिसमें एक गाड़ी पकड़ाई, प्रशासन ने देखा। सुना आपने, अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है और जब मजदूर अवैध खनन करने से इनकार करते हैं तो हालात ऐसे बन जाते हैं। रेत माफिया के सामने कानून व्यवस्था का हाल भी देखिए। बिना रॉयल्टी अदा किए रेत उठाई जाती है, सरेआम बंदूकें लहराई जाती हैं, फायरिंग की जाती है, लेकिन पुलिस अब भी मामले से जानबूझकर अनजान बनी हुई है। सूचना अभी भी मिली थी, यहाँ पे लड़ाई झगड़े की कुछ सूचना मिली थी। हम लोग यहाँ पर आए तो इन लोगों के द्वारा बताया है कि यहाँ पे फायरिंग हुई है, पर अभी वैसा कुछ पता नहीं चला है। मामला जांच में है, जांच के बाद पता चलेगा फायरिंग हुई थी या नहीं हुई थी और उसमें आरोपी कौन है उसको जल्दी जल्दी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। रेत माफिया की करतूत का ये वीडियो वायरल हो गया है और इसके बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से खनन का माल निकालने के मामले को लेकर 2 के अंदर गैंगवार हो गया और एक फायरिंग के अंदर एक आदमी मारा गया, मैं समझता हूँ ये पूरे प्रदेश की स्थिति होने वाली है। हर जगह इस तरीके का तनाव है, हर जगह गैंग सक्रिय हो गए हैं और माफिया सक्रिय हो गए हैं और पुलिस को और अधिकारियों को धता बतला रहे हैं क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं कि खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम कर रही है और उसके बावजूद अगर इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही तो इसमें सरकार को और गंभीर होना चाहिए, अधिकारियों को और गंभीर होना चाहिए। लेकिन ये विषय जहां तक जानकारी में आया ये क्योंकि आपसी विवाद का विषय है, आपसी विवाद का विषय भी क्यों बना इस बारे में सरकार को गहन पड़ताल करना चाहिए। और मुझे लगता है हमारे जो खनिज मंत्री हैं वो इस बारे में चिंता करेंगे, हमारे खनिज के जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी चिंता करेंगे और आगे ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो इस पर भी ध्यान रखेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत यही है कि मध्य प्रदेश में अवैध खनन पर लगाम कसना एक बड़ी चुनौती है। एक हफ्ते पहले ही होशंगाबाद में ही पिपरिया के मुहारी कला गांव में सांगई नदी के किनारे रेत खनन रोकने गई महिला तहसीलदार रिंकी सिंगमारे पर माफिया ने हमला कर दिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए खुद
तहसीलदार को ही धरने पर बैठना पड़ा था। उम्मीद थी कि वारदात के बाद प्रशासन सख्त होगा, लेकिन इसके बाद इस तस्वीर का आ जाना ये बता रहा है कि माफिया को कानून का कोई डर नहीं है। ये तस्वीर देखने के बाद सवाल ये भी है कि अवैध खनन पर सरकार की सख्ती सिर्फ बयानों तक ही सीमित क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मृगेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सवाल आपसे है, इस तरह की तस्वीरें क्या उन दावों के सामने एक तरह का धब्बा नहीं बनाती जो दावे ये कहते हैं कि हम खनन माफिया को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, किसी तरह का खनन माफिया है नहीं, और बंदूकें हवा में लहराकर मजदूरों को धमकाया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है खनन माफिया जैसी चीज तो कोई है नहीं। हाँ, छुटपुट ये जो वारदातें आप दिखा रहे हैं कहीं पर खनन को लेकर या अपनी सीमा के डिस्प्यूट को लेकर खदानों की होगा, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और जैसा कि पुलिस विवेचना में आपने ही अपने पैकेज में भी दिखाया है, उन्होंने कहा भी है कि गोली चली है नहीं चली है इसकी तस्दीक हो रही है जी। और जिन चश्मदीदों ने और जिन लोगों ने उस वीडियो को बनाया है उनने भी बताया है कि कुछ गोली किसी को लगी नहीं है। और ऐसी अवस्था में वहीं पर मुझे नहीं समझ में आया मानक अग्रवाल जी को किसने बताया कि एक आदमी मारा गया है। नहीं, 2 दिन पहले की वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक राजनीतिकरण जब विषय का होने लगता है वो शायद ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, मैं इस घटना की जिसका चित्र आप बता रहे हैं उस पर टिप्पणी। होशंगाबाद में लगातार 3 घटनाएं हुई, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। ऐसी कोई बात 2 मार्च को एक घटना हुई सर, जिसमें तहसीलदार मैडम वहां पे गई थी खनन रोकने के लिए, वो दूसरी नदी से रेत खनन हो रहा था, उनके ऊपर हमला किया गया और वो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर खुद बहुत परेशान हो गए, खुद धरने पर बैठी। एक तस्वीर आपके सामने है, और एक रात के वक्त हमला हुआ था जिसमें एक मजदूर को गोली लगी थी। ठीक है, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। और इसके बावजूद भी यदि हम वहां पर जाकर देखें तो बड़ी सख्त कार्रवाई प्रशासन ने जो अनधिकृत रूप से खनन कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ की है। और यही कारण है कि मैं खुद अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की बात है, होशंगाबाद में होके आया हूं और मेरा खुद का गृह क्षेत्र भी है वहां पर। इटारसी एक कार्यक्रम में मुझे जाना था महिला दिवस के दिन, तो मैंने भी एक बड़ा परिवर्तन वहां पर देखा है कि नर्मदा के पाटों पर किस प्रकार से मुझे कोई वाहन भी नहीं दिखा दी, तो अमूमन बिल्कुल मैं मानता हूं दिखाई देते थे जी। और बड़ी सख्ती से वहां पर ना कोई दूर दूर तक, इवन जो रास्ते बने थे वो टूट गए थे जिनसे कि शायद खनन हुआ करता होगा। तो इस बात को कहा जा सकता है कि प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है और प्रशासन इसमें पीछे भी नहीं हटेगा और मुझे लगता है कि इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। और मैं स्वयं अपनी आंखों देखी ये बातें आपको बता रहा हूं। आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी रिपोर्टिंग। जी जी। और मुझे अच्छा लगा कि हाँ, सरकार ने मजबूत कदम उस दिशा में उठाए हैं और आप मान के चलिए इसको समाप्त किया जाएगा। पंकज चतुर्वेदी जी, ये बार बार सुन रहे हैं कि इसको समाप्त किया जाएगा, लेकिन इस बार जो समस्या सामने आई है वो मजदूरों के जो ठेकेदार हैं उनकी तरफ से सामने आई है। उन्होंने ये वीडियो शूट किया, कोई वहां पे पत्रकार चला जाए ऐसा तो बहुत मुश्किल है कैमरा लेकर। वहां पे जो मजदूर, उनके ठेकेदार अपने मोबाइल कैमरे से ये वीडियो शूट करते हैं और उसे भी ये धमकी दी जाती है कि उसका कैमरा गिरा दिया जाता है, मोबाइल गिरा दिया जाता है, धमकाया भी जाता है कि अगर शूट किया तो आपको हम शूट कर देंगे। और ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है, हम साफ देख रहे हैं उसमें कई राइफल हैं, कई रिवॉल्वर हैं। मुझे ये भी आप बताइए, अगर आपकी जानकारी में हो, कि क्या खनन की साइट पे राइफल और पिस्तौल इस्तेमाल करना ये जायज है? देखिए राममोहन जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया कि जहां माइनिंग साइट है वहां पर तो मशीनें भी अलाउड नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से। क्या मशीनों से भी खनन नहीं कर सकते? तो वहां राइफल रिवॉल्वर की जरूरत नहीं है। और जो वीडियो साफ तौर पर दिखा रहा है तो मुझे लगता है कि उसमें भी पुलिस की अधिकारी महोदया ये कहें कि अभी हम विवेचना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया ये अवैध हथियारों का केस तो है, और यदि वैध हथियार भी है तो उसको आप इस प्रकार लहराकर उसका धमकी देने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। आपको जो वैध हथियार मिला है तो सेल्फ डिफेंस में है, ना कि दूसरे को धमकाने के लिए। और राममोहन साहब, मुझे लगता है कि हम खाली इस घटना को ना देखें,
हमको ये देखना पड़ेगा कि इस मध्य प्रदेश में जो खनन माफिया है उसने एक IPS अधिकारी को कुचलकर मारा। तमाम ऐसे वाक्य हैं, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि 2 मार्च की घटना है कि मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक अधिकारी यदि खनन माफिया के आड़े आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इलीगली माइनिंग को रोकें, रेत के अवैध खनन और परिवहन को रोकें, उनके ऊपर हमले इस मध्य प्रदेश में बराबर होते हैं। और जो बड़ी चिंता होनी चाहिए राममोहन जी, इस बात को लेकर होना चाहिए कि सरकार के तमाम दावों और वादों के बाद भी ये सब चीजें नहीं रुक रही हैं। उसका 2 चीज हो सकते हैं राममोहन जी, जो मुझे लगता है जो किसी की भी समझ में आएगा कि या तो सरकार की अक्षमता है इन चीजों को नियंत्रित करने में, या सरकार की हिस्सेदारी है। अब सरकार में कौन हिस्सेदारी कर रहा है, कौन अक्षम है, ये मुख्यमंत्री जी तय करें, लेकिन अंततः जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उसको मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के भतीजे के नाम पर एक डंपर पकड़ा गया, पर जुर्माना भी हुआ। तो इसका आशय साफ है कि अवैध उत्खनन इस मध्य प्रदेश में है और शिवराज जी की सरकार उसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है। और जिस प्रकार की गुंडागर्दी की तस्वीरें, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वहां रिवॉल्वर लहराए जा रहे हैं, एक आदमी चिल्ला के मार गोली मार, मार गोली मार, तो ये सारी की सारी चीजें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में कतई शोभा नहीं देती, क्योंकि मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। पर पिछले 1 दशक में धीरे धीरे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है, बराबर आवृत्ति बढ़ी हुई। यदि सबका इस्तेमाल करूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसा लगता है कि जो सरकार के प्रयास है वो अपर्याप्त नाकाफी है। अपर्याप्त नाकाफी। मृगेंद्र जी, आप ये भी हमें बताइए, मैंने ये पूछा इसलिए कि क्या लाइसेंसी हथियार भी आप खनन की साइट पर ले जा सकते हैं या फिर इस पर किसी तरह का प्रतिबंध होता है? नहीं, देखिए, अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसको लहराना या मारो मारो इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है तो स्वयं की सुरक्षा के लिए आप उसको ले जा सकते हैं। जी, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ उसमें काफी गहमा गहमी नजर आ रही है। लोगों को कुछ को चोट भी आई है, हालांकि किसी को गोली नहीं लगी, ये साफ तौर पर इस वीडियो को देखकर भी लगता है। हालांकि ये पूरा शूट नहीं है, कुछ सेकंड्स का ये वीडियो है जिसमें ये दिख रहा है कि कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग गोली मारने की धमकी भी दे रहे हैं। और इस वीडियो में जब हम ये देख रहे हैं कि वहां पे ट्रक खड़ा हुआ है, मजदूर मौजूद हैं, उनके हाथ में खुदाई के कुछ औजार भी मौजूद हैं जिससे वो रेत भरते होंगे शायद, ये सब कुछ वहां पर है। बावजूद इसके, और ये वीडियो पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त वायरल है, राजधानी भोपाल भी पहुंचा है, सबके पास है। वहां की पुलिस को अब तक ये समझ नहीं आया कि ये हथियार किसके हैं, ये कौन लोग हैं जो हथियार लेकर घूम रहे हैं। न किसी तरह की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए मोहन जी, ये जो घटनाएं जिस तरह की हो रही, तो सबसे पहले हमें घटना की जड़ में जाना होगा। हो क्या रहा है कि अधिकारी यहां मुख्यालय में बैठ के खोज लेते, देख लिया, एक मैप निकाला और उसमें गूगल से कि हमारी यहाँ रेत खदान है, यहाँ रेत खदान है, यहाँ पूरा करके उसका उनने ऑक्शन किया, डाल दिया। अब उसका इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो रेत कभी 10 रुपए में मिलती थी वो आज 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए में मिल रही। उसमें आपने ऑक्शन कर दिया सब। ऑक्शन के बाद अगर जब ठेकेदार वहां जाते हैं कि भैया ये चल के मुझे से तो बता दो कि मेरी कहाँ है, ना वहां राजस्व विभाग का कोई अधिकारी उपस्थित होता और ना अपना खनिज विभाग का। सब अधिकारी अपना मुख्यालय में बैठे रहते हैं, बैठे बैठे। और जो विवाद की मुख्य जड़ यह है, किसी को मालूम नहीं रहता कि हमारी हद कहाँ है। अब विवाद इसीलिए होता है, वो कहते हैं कि इधर से निकालने हमारा ये आप करते शिकायत जाओ, ना तो राजस्व विभाग का एक अधिकारी जाता हुआ, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी। ये जो विवाद हुआ है अभी होशंगाबाद का आप दिखा रहे हैं, इसकी झगड़े की जड़ यही है, एक की सीमा में दूसरा जा रहा। अगर राजस्व या खनिज विभाग के अधिकारी जाकर उसको नाप के बता देते कि भैया इस सीमा में आपको रहना है और इस सीमा में दूसरे की, लेकिन ये नहीं हो रहा। सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही कि मूल जो झगड़े की विवाद की मूल जड़ है उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। सब पूरी जाकर एक उसकी जगह गोली चल गई यहाँ, लेकिन झगड़े की मूल तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक इस समस्या का ना समाधान होगा। और रेत के जिस तरह से बोली की नीति बनाई गई है और रेत के रेत लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो और दिनों दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी और निश्चित रूप से और ज्यादा घटनाएं बढ़ेंगी। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले जो घटना की जड़ है, अगर हम किसी को रेत खदान दे रहे हैं तो यह तय कर दे कि उसकी सीमा कहां तक है, कहां तक जाएगा, कहां तक खुदाई करेगा जी, और उसके बाद दूसरा आदमी कहां से कहां जाएगा। अगर हम केवल या गूगल मैप निकाल के लोगों को दे देंगे कि भैया ये इतने करोड़ में खदान गई, ये आप है, ये आपकी, और जब कोई जाएगा कि हमें इस बात पर बताओ भैया हमारी कहां है, और अधिकारी जानने को तैयार नहीं होंगे। अब जानने को तैयार क्यों नहीं होते अधिकारी, ये तो वही बता सकते हैं
कि आखिर क्यों नहीं जाते हैं लोग, तब तक इस घटना का समाधान नहीं होगा और लॉ एंड ऑर्डर की दिनों दिन बिगड़ेगी और जो रेत अवैध खनन हो रहा है उस पर रोक नहीं लग सकती। देखिए राममोहन जी, मृगेंद्र सिंह जी ने जो बातें करी बिल्कुल ठीक बातें हैं और उन्होंने जो प्रक्रियागत विषय हैं या नीतिगत कमियां उनकी ओर इशारा किया। पर यदि इस प्रकरण की बात करें तो इस प्रकरण में हमारे पास आपकी स्क्रीन बता रही है, जो वीडियो वायरल है कि एक वीडियो एविडेंस हमारे सामने है जिसमें जो एक व्यक्ति वो ये बता रहा है कि फलाने जो ठेकेदार हैं वो अवैध उत्खनन करते हैं, 7,000 रुपए देते हैं, रॉयल्टी देते हैं और अवैध रेत लेकर जाते हैं। कुछ लोग हथियार चलाते हुए उनके वीडियो वायरल। तो मुझे लगता है कि यदि प्रशासन इस मामले में सख्त है तो पहले तो वो जो वीडियो एविडेंस है उनको प्रोटेक्शन सरकार को देना चाहिए और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके जांच करनी चाहिए, उसके बाद नाम आइडेंटिफाई करें। पर यदि प्रकरण दर्ज ना हो, एक वीडियो एविडेंस हमारे सामने जहां कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच हो। पर प्रथम दृष्टया इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ जो धाराएं बनती हैं, चाहे वो अवैध हथियार का विषय हो, अवैध रेत खनन का विषय हो या माइनिंग एक्ट की कोई धाराएं हो या आईपीसी की धाराएं हो, उन सबका पालन करके प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और यदि प्रकरण दर्ज होगा राममोहन जी, एक दबाव बनेगा और जो व्यक्ति वीडियो पर गवाही दे रहा है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए। और जिस ओर मृगेंद्र सिंह जी ने इशारा किया कि जो प्रक्रियागत विषय है या नीतिगत खामियां हैं उनके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग विषय है। पर यह विषय दूसरा है कि एक व्यक्ति जिसके पास ठेकेदारी का लाइसेंस नहीं है, वो 7,000 रुपए देकर, जैसा आपके वीडियो में उस व्यक्ति ने कहा, वो वहां पर इलीगल माइनिंग कर रहा था। तो जो लोग लीगल माइनिंग कर रहे थे उन्होंने उसको रोका। तो ये विसंगति है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। जब तक कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी राममोहन जी, मुझे नहीं लगता कि कुछ काम बनेगा, क्योंकि हमारे कहावत है कि भय भी न हो न प्रीत, और कानून का भय ऐसा लगता है कि इस खनन माफिया के ऊपर से धीरे धीरे कम हो गया है। इसीलिए वो प्रशासन के अधिकारियों पर, पुलिस के अधिकारियों पर हमला कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं, गाड़ी से कुचल देते हैं। तो इन सब बिंदु पर काम करने की जरूरत है, मजबूती से काम करना पड़ेगा। पंकज जी, जहां तक मेरी जानकारी, इस मामले में 2 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं जी। अब लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं, ये क्या 2 की हुई, लेकिन इस मामले में प्रकरण दो प्रकरण दर्ज हुए हैं जहां तक मेरी जानकारी में है। इस मामले में 2 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। एक ट्रक की जब्ती भी हुई है, ये भी जानकारी है, प्रकरण भी दर्ज हुआ है। और लेकिन खास बात यह है कि जब घटनास्थल पर जानकारी ये मिलती है कि वहां पे फायरिंग हो रही है, घटनास्थल पर जानकारी ये मिलती है कि कई लोग हथियार लेके पहुंच रहे हैं, तब भी वहां पर जांच करने के लिए एक कांस्टेबल और महिला एसआई पहुंचती हैं। ये इतनी गंभीरता, मैं पूरी सम्मान के साथ महिलाओं के लिए ये बात कह रहा हूं, मैं उनकी कार्य क्षमता पर किसी तरह का सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कम से कम वहां पे बड़ी तादाद में फोर्स पहुंचनी चाहिए ऐसी घटना के बाद। हितेश वाजपेयी जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप गंभीरता पुलिस कब दिखाएगी? जब इस तरह के वीडियो सामने आ जाएं तब पुलिस गंभीरता दिखाएगी? आखिर वो कौन सा वक्त है जब पुलिस लगेगा कि वहां पे तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए पहुंच रही है? देखिए शर्मा जी, इस पूरे मुद्दे का यदि आप कांग्रेसीकरण हटा दें पूरी चर्चा में से, तो चर्चा के तथ्यों को आप फिर से देखिए जी। आपने वीडियो में कहीं पर भी कोई खनन को लेके मशीनें नहीं दिख रही होंगी। वीडियो लगातार चल रहा है, मैं भी देखने का प्रयास कर रहा हूं। वीडियो किसने बनाया, कौन बनाया, ऑथेंटिक है नहीं है, अभी तो हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं जी। तो यदि हम इस वीडियो को मान लेते हैं तो उसमें कोई खनन के आपको कोई मशीनें या पोकलैंड मशीन या जेसीबी इस प्रकार की नहीं दिखाई दी, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, पूरा पैनल और खासतौर से कांग्रेस को छोड़ दीजिए, हम सभी लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि 2 पार्टीज के बीच का डिस्प्यूट है। नंबर 3, सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि मजदूरों और उस पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ है, तो झगड़े के दौरान हथियार दिखाई दिए हैं, वहां पर कोई हथियारों से कोई खेल नहीं हो रहा है। तो झगड़ों के दौरान तो आत्मसुरक्षा में कोई भी व्यक्ति, हर एक को अधिकार है। और हमारे पास तो कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता है जो कमर में रिवॉल्वर लगा के चलते हैं और कभी कभी हमको भी दिखा देते हैं अंदर आने से पहले। तो मुझे नहीं लगता है कि लाइसेंसी हथियार लेके चलने में कोई दिक्कत है। चौथी और अंतिम बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, लाइसेंसी नहीं है, ये भी तो जांच का विषय है सर। पुलिस ने 2 प्रकरण दर्ज कर लिए हैं जी। सुन तो लीजिए जी, ये आपके पास कोई सबूत हो तो बता दीजिए, नहीं तो पुलिस तो जांच कर ही रही है उसकी, हमको उस पर यकीन करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस ने जब प्रकरण दर्ज कर लिए हैं, विवेचना कर रही है, आपके पास बाइट भी है। अब आप ये मत सोचिए कि महिला एएसआई काम करेगी कि नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में तो महिला अधिकारी एनकाउंटर्स भी करती हैं, हमें उन पर गर्व है। तो इसीलिए आप महिला पुरुष की बात नहीं करें। जांच में कोई कमी है आपको दिखाई देती है तो जरूर बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस के पास आप भी जानते हैं वो हमारी तारीफ तो करने वाली नहीं है। तो हम तथ्यात्मक और तर्कों के आधार पर यदि कोई प्रकरण में कोई कमी है तो उसमें सुधार की कोशिश करेंगे। मैंने आपको जैसा कहा ही है कि मशीनें सवाल यही दी गई है प्रशासन द्वारा, सख्त कार्रवाई की जा रही है। और आपका वीडियो, शर्मा जी अंतिम बात मैं कह दे रहा हूं
अंतिम बात मैं कह दे रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए। जी। आपका वीडियो स्वयं इस बात की तस्दीक कर रहा है, जिस वीडियो की आप भी तस्दीक नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, जिसमें आपको खनन के कोई उपकरण नहीं दिखाई दे रहे हैं और खनन का क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है वो कोई नदी का अंदर का हिस्सा भी नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा है कि इसके हमने वीडियो के साथ सवाल यही पूछा, हमको ध्यान देना चाहिए। हथियार लहराए जा रहे हैं, किसी को मारने की धमकी दी जा रही है, हवाई फायर किए जा रहे हैं, और जो शख्स ये वीडियो बना रहा है। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूं शर्मा जी इस संदर्भ में। जी, दो बातें मैं आपने जो कहा है, नंबर एक, आपने स्वयं उस तथाकथित वीडियो में कहा है कि दो पार्टीज के बीच झगड़ा चल रहा है, तो झगड़े के दौरान यदि सेल्फ डिफेंस में लोगों के पास हथियार हैं तो मैं उसको कोई नहीं कहा जा सकता कि कोई दुरुपयोग हो रहा है। नंबर दो, वहां पर दो सीमा ठेकेदारों की सीमा का विवाद है कि मेरे यहां से रेत तुम भरोगे कि नहीं भरोगे। आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं, बयानात हैं आपके चश्मदीदों के उसमें कि इस विषय को लेकर पुलिस उसकी विवेचना कर रही है, प्रकरण दर्ज है, गिरफ्तारियां जारी है। नंबर तीन, गोली चली कि नहीं चली, आपका विषय महत्वपूर्ण है, हम भी कंसर्न है। वो कोई भाजपा कांग्रेस के लोग तो है नहीं, अपराधी है यदि उन्होंने इस प्रकार की कोई बात कही है, और इसकी विवेचना पुलिस करेगी, वो कर रही है। बघेल सिंह जी कह रहे हैं मेरी बात मत सुनिए, आपको राजनीतिक लगती होगी, दो प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो मुझे लगता है इस प्रकरण में आप भी थोड़ी मेहनत करिए यदि आपको लगता है महत्वपूर्ण है, और कोई कमी दिखती है तो जरूर बताएं, हम तैयार हैं हमारी सरकार के माध्यम से उस पर काम करने के लिए। मैंने आपको केवल एक बात कही थी कि इस पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, कांग्रेस को संतुष्ट हम नहीं कर सकते। राममोहन जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये भी कह सकती है कि ये वीडियो जो किसी फिल्म की शूटिंग का वीडियो, रेत खनन का वीडियो नहीं है, ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में है। और मुद्दा यह है कि यदि ये झगड़ा है तो रेत के खनन को लेकर झगड़ा और अवैध खनन, तो वीडियो बहुत साफ तौर पर कह रहा है कि अवैध खनन को लेकर वो ठेकेदार 7,000 रुपए देते हैं, डंपर लगाते हैं और बंदूक की दम पर अवैध रूप से रेत भरते हैं। तो अवैध उत्खनन का मामला है, माइनिंग माफिया का मामला बहुत स्पष्ट है। जी ठीक है, लेकिन तर्क अपने अपनी तरफ से आपने पेश किया, उन्होंने टीवी पर अपन फैसला भी दे देते हैं शर्मा जी बैठ हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम सब कुछ जनता के ऊपर छोड़ते हैं, हम किसी तरह का कोई क्लोजिंग रिमार्क और क्लोजिंग कमेंट नहीं देते, सबने अपनी चीजें पेश की। ये जनता तय करेगी कि क्या मध्य प्रदेश में हो रहा है। आपकी आवाज में अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।